गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और आपको याद होगा, मैं आपको बहुत दिन से एक SIFC का जो गठन किया गया है पाकिस्तान में, उसके बारे में लगातार बताता रहा हूँ। SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये वो संस्था बनाई गई है अंडर द लॉ इन पाकिस्तान, जिसके तहत आर्मी एक लीडिंग रोल लेती है। उसकी सलाह पर ये SIFC का गठन किया था शहबाज शरीफ की PDM गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों में, जब इलेक्शन की ये केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले करने से पहले। तो मित्रों, उसमें आपको याद होगा कि बड़े सारे भंड मारे गए थे। भंड मारने से मेरा मतलब ये कि तरह तरह की बातें की गई थी कि वो पता नहीं 100 बिलियन तो 70 बिलियन, पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में और क्या कुछ होने जा रहा हो। आपको ये भी याद होगा कि मैंने लगातार आपको इस वक्त के लिए खबरदार किया था कि आप देखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और एक प्रोजेक्ट खास तौर पर जो रेकोडिक वाला जो प्रोजेक्ट था, रेकोडिक वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि सऊदी अरब उस प्रोजेक्ट में से क्या मांग रहा है, पाकिस्तान क्या चाह रहा है, और उसके बाद में जो सऊदी अरब की जो ट्रीटी होने जा रही थी, पीस ट्रीटी, एक तरह से इजराइल के साथ में इनके, तो उसके बीच में गाजा का वार आ गया। गाजा का वार आने का मतलब ये हुआ, जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी उसका वट्टा गोल हो गया। और आपको मैंने तब भी बात बताई थी कि ये इन्वेस्टमेंट कतई नहीं आने वाली है, क्योंकि ये तमाम जो वॉर है जिसका फ्यूचर कतई श्योर नहीं है, वो इसको डिस्टर्ब करेगी। एक बात। दूसरी बात कि जो इसराइल और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं, इस वॉर के बावजूद, इस वॉर के खत्म होते आप पाएंगे कि वो फिर से सही ढर्रे पर आएंगे, और वो जिस एग्रीमेंट की बात उन्होंने चलाई थी वो एग्रीमेंट होगा। ये तय है, आप मानकर चलिए इस बात को। इस बात की एश्योरेंसेस भी सऊदी अरब ने स्पीच में अमेरिका को दी हैं। एक और बात कि आप ये देखें कि अभी जब रियाद में जो कॉन्फ्रेंस की गई OIC की, जहां पर इसराइल के खिलाफ तरह तरह के रेजोल्यूशन पास होने की बात थी, और वहां पर लेबनान ने प्रपोजल रखा था, जबकि मैंने बात शायद परसों को व्लॉग में बताई हुई थी, कल या कल से पहले की व्लॉग में बताई थी आपको, कि जब ये इन्होंने वहां प्रपोजल किया लेबनान ने, तो कम से कम 7 अरब कंट्रीज ऐसे थे, इंक्लूडिंग UAE एंड सऊदी अरेबिया, कि जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि हम न तो कोई इनके लिए कोई सप्लाई है ऑयल की, या जो कुछ भी है एनर्जी की सप्लाई, वो हम कोई नहीं रोकने जा रहे हैं इसराइल के लिए। कतई उस प्रपोजल को मना कर दिया गया। और उसके बाद ही मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया था अंसार अब्बासी का, पाकिस्तान के जो फेमस पत्रकार हैं, कि उन्होंने क्या कुछ CGPP की। और उसी के रेफरेंस में मैंने फिर आपको कल वो जो ऑडियो सुनाया था, मेरे मित्र जो है पाकिस्तान में, एजाज सैयद, उनका क्या कहना था। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हामिद मीर का पॉइंट ऑफ व्यू, इनका, और अंसार अब्बासी का पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे इस मित्र एजाज सैयद का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं। यानी कि एक तरफ हामिद मीर और अंसार अब्बासी का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बिल्कुल अपोजिट जो व्यू निकल कर आता है वो एजाज सैयद का व्यू निकल कर आता है। मेरी कल रात को उनसे बात भी हुई थी, जहां पर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई थोड़ा संभाल के बोला करो, पाकिस्तान है, क्यों अपने दुश्मन बढ़ा रहे हो। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी कि उनके दुश्मनों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग कड़वा सच नहीं सुनना चाहते। तो सच्चाई यही, ये सच है कि कड़वा सच लोग नहीं सुनना चाहते। खैर, तो मैं अपनी उस बात को आपको दोबारा से आज क्यों बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आज जो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसकी अपेक्स कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है इसके, जनाब जाजेब खान, ये हैं इसकी अपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी SIFC के। तो मित्रों, उन्होंने आज अपनी बातचीत जो की है पत्रकारों से, उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। मैं सॉरी, कर्सर देख रहा था, तो और उन्होंने ये कहा है कि जो ये 70 बिलियन की जो बात थी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, ये फॉरेन अश्योरेंसेस के ऊपर बेस्ड थी। देखिए, अश्योरेंसेस पर बेस्ड थी, इसके पीछे कोई एग्रीमेंट्स नहीं थे, कोई पेपर वर्क नहीं था, अश्योरेंसेस थी। अश्योरेंसेस आखिर घूम फिर कर अश्योरेंसेस ही होती हैं। अब अश्योरेंसेस कितनी फ्रक्टिफाई होती हैं, कितनी फलीभूत होती हैं, ये तो हमेशा कहानी बात की ही रहती है, और वही हुआ है। और यही वो बात थी जिसकी तरफ मैं आपसे इशारा कर रहा था कि भाई सऊदी अरब इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, जो UAE वाले कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो बात हो रही है वो बस सिर्फ बातचीत है, और वो
हवा में आप गुब्बारे फैलाते रहिए और फाड़ते रहिए, और ठीक यही चीज पाकिस्तान कर रहा था, जिसकी तरफ मैं आपको इंगित कर रहा था लगातार। तो अब उन्होंने जाजेब खान साहब ने, जो कि एपेक्स कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं SIFC के, उन्होंने कहा है कि भाई ये सब जो इन्वेस्टमेंट थी ये अश्योरेंसेस पर बेस्ड थी, और ड्यू टू जियोपॉलिटिकल एंड कमर्शियल रीजंस अभी इस इन्वेस्टमेंट के आने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। जो जनरल सेक्रेटरी साहब है यानी जाजेब खान साहब, इन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब आप, उन्होंने ये भी बताया है, ये जो जाजेब खान साहब है, उन्होंने कि भाई जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने रेकोडिक प्रोजेक्ट का जो कि कॉपर और गोल्ड की जो माइंस है वहां पे, उनको लेकर उनका जो वैल्यूएशन है वो लगभग लगभग फाइनलाइज कर लिया है, और सऊदी अरबिया से डिस्कशंस जो हैं और मोडालिटीज इन्वेस्टमेंट की, उन सब पर जल्दी ही बात की जाएगी। अभी तक बात भी नहीं हुई है, तो उस पर कह रहे हैं कि अभी डिस्कशंस होनी बाकी हैं सऊदी अरेबिया से। मैं आपकी जानकारी में फिर कुछ चीजें लाऊंगा, और वो ये कि जो ये जो 70 बिलियन का जो फिगर था, ये उनका कहना है कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिगर नहीं था, और ये एश्योरेंसेस पर बेस्ड था दूसरी कंट्रीज से। दूसरी कंट्रीज UAE, सऊदी अरेबिया, कतर एंड ऑल दैट, ये चाइना, उन सब मिला के। ओके, और फिर वो बाय द वे, ये जो जाजेब खान साहब है ये डिप्टी चेयरमैन है पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के भी, तो ये भी आपकी जानकारी में रहे। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो पहली मीडिया, ये पहली थी मीडिया ब्रीफिंग SIFC की जब से वो बनी है, सबसे पहली बार इस बारे में बात हो रही है। याद रहे, ठीक इसी वक्त जब ये ब्रीफिंग दी गई है, IMF की टीम, रिव्यू कमेटी जो है, उनकी जो रिव्यू टीम है वो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। पहला जो सेगमेंट था रिव्यू का, जो इसमें उनका डेटा सारा एनालाइज किया जाता है, वो सारा हो चुका है। पॉलिसी पर बातचीत इस हफ्ते हो रही है, तो उस पर मैं आपको और आगे जानकारी अभी आगे देता हूं। तो अब क्या हुआ है कि जो ये कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा है कि ये इनको प्रॉमिस किया गया है 25 बिलियन का सारण फंड में से, और मगर वो कह रहे हैं कि इसको आने में भी वक्त लगेगा, और ये वक्त अगेन मैंने कहा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये तमाम जो 70 बिलियन की फंडिंग है, इनमें से मेजोरिटी जो है वो आएगी प्राइवेट इन्वेस्टर से, और उसके अलावा जो फॉरेन गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट है वो उनके सॉवरेन वेल्थ फंड से आएगी। ये चीज की सफाई दी आज उन्होंने, एक्सप्लेन किया इस चीज को, जो खान साहब हैं, जाजेब खान साहब, सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी SIFC। जो इन्वेस्टमेंट इसके बाद में वो करेंगे, धीरे धीरे टिकल इन शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसमें चेंज आ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने तमाम जब अपने तमाम पॉलिसीज का रिव्यू कर लेंगे। अब वो पॉलिसीज क्या होंगी पाकिस्तान की, अभी वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बनी ही नहीं है ना। और इसके अलावा एक और जो उनका इनिशिएटिव है, जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उसको भी अभी फॉर्मलाइज होना है, और उसको रिव्यू किया जाएगा फिर सऊदी अरब और UAE की तरफ से। वही है मेजर जो दो कंट्रीज जहां से पैसा आना है। ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेट है, इसमें ये जो एनर्जी का जो सेक्टर है वो खोला जाएगा, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आनी है, या क्लीन एनर्जी पर जो बात की जाए वो, ये कहीं इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब आइएगा, वो नहीं, वो आउट। जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उन पर बात हो रही है कि उस एरिया में इन्वेस्ट किया जाए। ओके, आगे देखा जाएगा कि ये बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं वो बहुत गंभीर नेचर के हैं, जाहिर है, वो सबको मालूम है वो बात। इसके ये काउंसिल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इसी साल जून में शहबाज शरीफ ने बनाई थी। उनके मुताबिक आर्मी चीफ की ये एडवाइस थी, यानी कि आसिम मुनीर साहब की, जनरल आसिम मुनीर की ये एडवाइस थी कि ये SIFC बनाई जाए, और इसको लेकर तमाम तरह के कंसर्न पाकिस्तानी सोसाइटी में से भी उठाए गए थे, जहां पर लोगों ने ये कहा था कि मिलिट्री इकोनॉमिक अफेयर्स में दखलंदाजी क्यों कर रही है। ओके, जब सेक्रेटरी साहब से ये पूछा गया कि जो गाजा वार का इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस वॉर के ऊपर, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो जो गल्फ कंट्रीज से आनी है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इसको एनालाइज नहीं किया है कि इसका क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये तय है कि जो इन्वेस्टमेंट होनी है उसमें अब वक्त लगेगा। इस गाजा वाली वॉर के पर्सपेक्टिव में, जो फलस्तीन वाली जो वॉर चल रही है,
तो वो चीज क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताया था कि ये अब क्लियर हो गया है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है वो लेट है। कितना लेट है कोई नहीं जानता। ओके, अब पाकिस्तान ने जो उम्मीद की थी वो क्या थी? वो थी कि 6 से 7 बिलियन जो है वो इनको मिल जाएंगे सऊदी इन्वेस्टमेंट से रिकोडिक वाले प्रोजेक्ट में। और उसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि अभी कुछ आगे ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाई है जो रिकॉर्डिंग वाला प्रोजेक्ट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दरअसल दिक्कत कहाँ है। अब याद रखिए, ये जो मैंने आपको सारी डिटेल दी थी उस बात को हो गए कई हफ्ते। हफ्ते एक्चुअली मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो गया जो मैंने आपको बताया था, इसकी तमाम डिटेल दी थी। और आप ये देखें कि अब आज जो खबर बाहर आई है SIFC के इस अपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी साहब से, जाजेब खान साहब से, वो क्या कह रहे हैं आज कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने अपना वैल्यूएशन गोल्ड और कॉपर माइंस का पूरा कर लिया है। उसके बाद में वो कहते हैं कि जो हमारी इच्छा थी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर ना इन्वेस्ट करे, बल्कि इसके पास वाली एक दूसरा जो ब्लॉक है माइंस का रिकॉर्डिंग की, वहां पर इन्वेस्ट करे। लेकिन किंगडम यानी कि सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि वो इसी एग्जिस्टिंग ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा और करना चाहता है। और ये भी तय है कि इस वाले ब्लॉक में जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जहां पे काम हो चुका है, ये इस यहाँ पर बैरिक गोल्ड और पाकिस्तान इक्वल पार्टनर्स हैं। अब इस इक्वल पार्टनर की कहानी मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मैं आपको हालांकि कई बार बता चुका हूं, लेकिन बैरिक गोल्ड जो कि एक कैनेडियन कंपनी है, इनके पास 50% शेयर है। ओके, और 50% जो है वो इधर पाकिस्तान के पास है, मगर जो पाकिस्तानी सेट ऑफ 50% है उसमें लगभग 25% के करीब जो है वो इनके बलूचिस्तान स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जो रिमेनिंग है वो पाकिस्तान की 3 एजेंसीज के पास है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर है। तो उन 3 एजेंसीज के पास में ये बेसिकली बटा हुआ है। अब बलूचिस्तान चूंकि स्टेट गवर्नमेंट है, वो ऑनर है इन माइंस की, वहीं पर वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो और इस सबको ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है अगेंस्ट 20% ऑफ शेयर। तो अगर 20% के शेयर वो लेता है तो कोई अपने शेयर छोड़ेगा भी सही ना। 100% अगर शेयर है 50-50 बटे हुए हैं तो किसी को छोड़ने होंगे। और जो छोड़ने होंगे तो उसमें आगे सुनिए क्या कहते हैं ये जनाब जाजेब खान साहिब, जो आज की खबर है। हालांकि मैं आपकी इसकी असेसमेंट पहले ही दे चुका हूं, फिर भी वो कहते हैं कि जो इसकी ये सब खत्म हो चुका है, जो इसकी वैल्यूएशन है का प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। और जैसे ही मोडालिटीज सऊदी इन्वेस्टमेंट की मोडालिटीज हैं वो सेटअप हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो ये काम आगे बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं हमने अपने जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू लगा ली है। और ये थिंकिंग है, याद रहे, मैं फिर से अपने लफ्ज को आपको दोबारा से बता रहा हूं। जाजेब खान साहब कह रहे हैं ये थिंकिंग है पाकिस्तान में कि बैरिक गोल्ड को अपने शेयर डाइल्यूट करने चाहिए, यानी कि उसके जो 50% है उसमें से एक हिस्सा उन्हें जो 20% जाने हैं वो देना चाहिए, चाहे वो 10% हो जो भी है ना। उनका कहना है कि ये सबके इंटरेस्ट में है कि सऊदी अरेबिया इस रिकॉर्डिक माइंस में इन्वेस्ट करे। ये बात उन्होंने बैरिक गोल्ड के कंसर्न्स को लेकर जब सवाल किया गया उसके जवाब में दी। अब मित्रों मेरी बात सुने, ये मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दरअसल बैरिक गोल्ड से बात पाकिस्तान पहले कह चुका है और बैरिक गोल्ड ने इस बात पर साफ मनाही कर दी है कि हाँ हम वेलकम करते हैं अगर सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन काइंडली डू नॉट एक्सपेक्ट, हमसे ये उम्मीद न करें कि हम अपने शेयर छोड़ेंगे। हम अपने शेयर जो है वो डाइल्यूट नहीं करेंगे उनके लिए। तो जो भी आपको उनकी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आप अपने हिस्से के शेयर डाइल्यूट कीजिए, ऐसा उनका कहना रहा है। और बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है जो वहां पे इतना काम करेगी वो अपने हिस्से के शेयर जब प्रॉफिट कमाने का टाइम आएगा क्यों छोड़ेगी भला। तो वो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी मना किया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो अपेक्स कमेटी SIFC के जो सेक्रेटरी साहब हैं ये गोली दे रहे हैं पत्रकारों को, वहां के जर्नलिस्ट को, और कुछ नहीं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सच ये है बैरिक गोल्ड ऑलरेडी मना कर चुका है अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने से। अब पीछे लगे रहे कर दे कर दे कर दे कर दे, तो उससे कुछ होता थोड़ी है। फिर वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग की जो माइंस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए थर्ड पार्टी को एंगेज किया जा चुका है। और वो कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज होपफुली 25 दिसंबर की जो डेडलाइन है उससे पहले हो जाएगी। अब
लेट अस सी, आई डोंट नो, देखा जाएगा कि क्या होता है। पर इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर तक इवैल्यूएशन उसका जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा इस थर्ड पार्टी एजेंसी के ज़रिए। उसके बाद में आगे कहते हैं कि हमको जो क्लीन ये जो इस डील को हमें बड़ा साफ रखना है, सो दैट कि ये एक बेंचमार्क बन जाए। रिकॉर्डिंग वाली डील की बात हो रही है कि ये एक बेंचमार्क बन जाए और इसी के बेसिस पर चीजें आगे चलें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अपने शेयर्स को थ्रो अवे प्राइसेस पर नहीं देंगे। अच्छा, थ्रो अवे प्राइसेस पर नहीं देंगे, मगर शेयर का प्राइस जो है वो तो थर्ड पार्टी ही तय करेगी, जो इंडिपेंडेंट पार्टी आएगी, तो वो जो तय करेगी वही माना जाएगा ना। तो आप अगर ऐसे में मना करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसका दूसरा रिपरकशन आता है, वो क्या आएगा? वो आएगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब अपने शेयर का प्राइस जो एक थर्ड पार्टी लगाएगी और आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर जो पार्टीज़ कंसर्न्ड है, जो बायर है, वो किस पर रेट पे लेगा फिर? वो भाग जाएगा। वो आपको खुश करने के लिए थोड़ी आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों जो कंट्री के वो कह रहे हैं कि फिर ये भी कह रहे हैं कि जो कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इम्प्लाइंग कि बेसिकली वो एक कि वो बेसिकली एक लाइन अपने लिए खोज रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो मना करेंगे, तो वो इस नाम पर मना करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहा था, इसलिए हम बैकआउट कर गए। तो अगेन, तो मगर इन सब बातों के मायने सिर्फ यही होंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो मिलिट्री को लेकर जो सवाल किया गया कि भाई इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में मिलिट्री क्या कर रही है, इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिए। उनका ये कहना था मित्रों कि हम चाहते हैं कि जो मिलिट्री ने मिलिट्री की जो कैपेसिटी है अब तक की डिसीजन इस सारे प्रोसेस में इकोनॉमिक एग्रीकल्चर में और इंफॉर्मेशन सेक्टर में, इनमें लेकर जो उन्होंने कैपेसिटी डेवलपमेंट की हुई है नेशनल लेवल पे, उसको हम उसका फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि वो वहाँ उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। मेरा कर्सर यार खो गया कहीं पे। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, तो फिर वो कहते हैं आगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस सारे सेक्टर में अ, सॉरी एक एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं आगे कि ये रहा, बिल्कुल। जस्ट जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, फिर वो कह रहे हैं आगे कि हाँ, एसआईएफसी ने अब तक जो भी अचीव किया है उसमें इनका बड़ा रोल रहा है मिलिट्री का। बेसिकली ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात वहाँ से आ रही है जहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया मिलिट्री के रोल को, पत्रकारों ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये आप कर किस तरह से रहे हैं कि भाई मिलिट्री कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रही है? तो वो कह रहे हैं हम उनकी इस कैपेसिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं कि अम, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन सेक्टर में उन्होंने बड़ा काम किया है, उसका फ़ायदा मिलेगा हमको। मिनरल सेक्टर में कह रहे हैं हमको सिक्योरिटी चाहिए। इन्वेस्टर्स जो हैं, वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आना चाह रहा है, वो मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? चाइना। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आपको याद होगा उनके ऊपर बलूच हमले होते रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते रहे उनके ऊपर, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, नाम नहीं लेंगे कौन से इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मिनरल सेक्टर में जो काम करेंगे, उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी। मिनरल सेक्टर, रिकॉर्डिंग, और जो सिक्योरिटी चाहिए होगी जिसको सिर्फ मिलिट्री ही दे सकती है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, इसका मतलब पाकिस्तान की पुलिस नाकारा हो गई, पैरामिलिट्री नाकारा हो गई, सिर्फ मिलिट्री ही दे सकती है। अब इससे एक सिग्नल जाता है ना कि सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्री में क्या है, और इससे ये भी पता लगता है कि सिक्योरिटी की जरूरत है। इसका मतलब बाहर वालों को भी मालूम है कि यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। याद रहे, हर एक खतरा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की कॉस्ट जो है वो भी एडअप हो रही होती है। आगे देखें, और ये उन्होंने क्या कहा है मिलिट्री की, एसआईएफसी में मिलिट्री की प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए। ओके, हाँ। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री ने डेवलप किया है, नेशनल कैपेसिटीज डेवलप कर ली हैं एग्रीकल्चरल फार्म्स और आईटी नेटवर्क्स को क्रिएट करने में। ये भी उन्होंने बताया आगे। आगे देखिए, इसके अलावा वो कहते हैं पहले 5 महीनों में, यानी कि जब सरकार गई है जून में, उसके बाद अ, हाँ, ये भी एक सच है। ये आपको मैंने बताया था। एसआईएफसी ने अब तक दरअसल 1 धेले की, यानी $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर ये नहीं आए हैं।
और इसको लेकर पत्रकारों ने पूछ लिया कि भाई जरा बताओ तो सही कि आपने अगर एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, वन विंडो ऑपरेशन हो गया है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं, अब तक किया क्या, 6 महीने होने को हो गए। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो SIFC ने अब तक अचीव किया है, ये अब तक बहुत सारे पिछले तमाम सालों में नहीं हो पाया था। खान साहब आगे कहते हैं फिर वो 12 ऐसे डिसीजन देते हैं जो SIFC ने लिए हैं और जिनको इम्प्लीमेंट कराया है। इनमें मैं आपको कुछ गिना देता हूँ। जैसे वो कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म राइट ऑफ वे चार्जेस पॉलिसी ये बनाई है, नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का। फिर वो कहते हैं कि एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है टेलीकॉम लाइसेंसेस को ऑक्शन करने के लिए। अब ये SIFC में आ रहा है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और आगे क्या कहते हो, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये उन्होंने क्रिएट किया है। एक सोलर कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट डेवलप किया है। 1000 एकड़ लैंड कल्टीवेशन के लिए साउथ वजीरिस्तान में ली है और वीजा पॉलिसी बनाई है। ये तमाम चीजें SIFC ने क्रिएट की है मित्रों, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं कि SIFC ने एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड लिमिट को 50% तक कर दिया है IT सेक्टर के लिए। और फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड डेबिट कार्ड्स इशू करवाए हैं उन्होंने ओवरसीज पेमेंट्स के लिए। इसके अलावा डिजिटल फ्रीलांस अकाउंट्स जो है, फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट्स वो खुलवाने का प्रोविजन किया है उन्होंने। और 202 मेगावाट की पावर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट गिलगित बाल्टिस्तान में लगाया गया है। ये उनकी अचीवमेंट्स हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो दरअसल अगर पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर देखा जाए तो ये जितने काम उन्होंने गिनाए हैं, ये तमाम काम जो इनकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है यानी ECC वो करती है, उसे करने चाहिए, उनके अंडर आते हैं। और उसके अलावा जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं वो ये काम करती हैं। तो फिर SIFC क्या कर रही है, SIFC की जरूरत कहाँ से आती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर जो लोगों ने अपनी एप्रीहेंशंस वहां बताई कि भाई ये एक डोमिनेंट फोर्स बनती जा रही है SIFC, और फिर इसका जो रोल क्या बचेगा जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ जाएगी। जब नई गवर्नमेंट आएगी तो SIFC चूंकि पिछली गवर्नमेंट बनाई है तो उसका क्या रोल रह जाएगा ऐसे। तो आप ये देखिए, फिर वो कहते हैं तो ये सेक्रेटरी साहब हैं नाजिब खान साहब, ये कह रहे हैं आगे कि भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलिट्री जो है वो अगली गवर्नमेंट को ये सलाह देगी, मिलिट्री सलाह देगी कि वो SIFC के प्लेटफॉर्म को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस्तेमाल करे। और जो SIFC का जो कानून है वो बना रहेगा। इसके अलावा जो आने वाली सरकार है वो इसको यूज करे, कैसे यूज करेगी ये उस सरकार के ऊपर है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा अभी आज की नहीं, ये कल की बात है कि जब खान साहब ने IMF के बारे में भी ब्रीफिंग दी, और ब्रीफिंग ये दी कि भाई IMF ने अपने कंसर्न दिखाए थे SIFC को लेकर। उन्होंने कहा था कि भाई इसका क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, और उन्होंने अपने कंसर्न दिखाए थे इसको लेकर। तो उनका कहना था कि भाई IMF ये जानना चाह रहा था और यह कहना चाह रहा था कि एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बना रहना चाहिए जब SIFC का जो भी काम है उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो IMF का कंसर्न इससे लेकर कतई नहीं था कि SIFC हमने बनाई क्यों है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो इंश्योर ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से SIFC कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ना करे और किसी इन्वेस्टर के साथ में कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ना हो, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा IMF ने ये भी क्वेश्चन किया कि जो डिस्टॉर्टेड सेल्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज का, उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो SIFC की सेटिंग अप है, इसका जो सेटिंग किया गया है, जो बनाया गया है, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज जो कर रही थी वो नहीं कर पा रही थी। मतलब इसमें ऐसी क्या बात है, जाहिर है फौज का डंडा है, ये समझ में आता है ना पश्चिम वालों को, वेस्ट वालों को, कि भाई पश्चिम फौजी वाला डंडा चला रहा तो सारे चुप होकर बैठ जाते हैं, ठीक है जी मालिक जो कहोगे वही करेंगे। फिर वो कहते हैं कि IMF जो है, ऐसा हमें महसूस हुआ कि IMF सेटिस्फाइड हो गया है हमारी एक्सप्लेनेशन से, और
फिर वो कहते हैं कि हमने उनको बताया कि एसआईएफसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक इंटरवेंशन बॉडी है। और ये इंटरवेंशन बॉडी तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशंस को काम करने में मदद करती है, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ मैं चलता हूँ आपसे, और क्या बताना है मुझे उसमें आपको कि जो आईएमएफ की एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इस हफ्ते में, ये जो हफ्ता चल रहा है, आने वाले इस हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जो फैसला किया जाना है, जो रिपोर्ट आनी है, वो आ जाएगी कि भाई क्या हालात हैं उनके इस रिव्यू का। इस रिव्यू का जो रिजल्ट है बेसिकली वो इस हफ्ते के आखिर तक आ जाएगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। तो कहा कि आई एक्सपेक्ट एन एग्रीमेंट ऑफ द रिव्यू टू कम विद इन दिस वीक। ये जॉर्जीवा क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है ब्लूमबर्ग टेलीविजन को। उन्होंने उसकी पत्रकार है हसलिंडा अमीन, उनको सिंगापुर में इंटरव्यू दिया है और उन्हें बताया गया है। ये कंफर्मेशन आ रहा है दोस्तों, जबकि आईएमएफ कंसर्न कर रहा था, कंसर्न्स थे आईएमएफ के कि भाई जनरल इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, रोल मैंडेट और पावर जो है इस एसआईएफसी का, रोल मैंडेट एंड पावर्स एसआईएफसी की क्या हैं, और इस पर उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने बिजली के बिलों को और आगे बढ़ाने की बात कही है कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। आप याद कीजिएगा, मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि दिसंबर के महीने में जरा देखिएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या तमाशा मचता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये जो खेल तमाशा अभी चलेगा, और इस हफ्ते में जो रिव्यू आएगा जब आईएमएफ का, वहां गेम देखिएगा। और दिसंबर में जब बिजली के बिल और आगे बढ़ेंगे, ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं, जब ये और बढ़ेंगे तो फिर और मजा आएगा। तो आगे देखिए, जो टेंटेटिव डेट है आईएमएफ के, जो नेक्स्ट मीटिंग जो आईएमएफ की होनी है, वो होनी है 1 मार्च को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड रिव्यू है, ये सेकंड रिव्यू चल रहा है ना, जो थर्ड रिव्यू होना है इनका, वो लगभग फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये देखकर चलिए, तो ये सिचुएशन है। और उसके बाद जो थर्ड ट्रांच होगी वो रिलीज होगी। तो इससे क्या पता लगता है आपको? देखें, जो आई करंट 3 बिलियन की आईएमएफ की बेल आउट का जो पैकेज है, ये स्टैंड अलोन एग्रीमेंट है, 9 महीने का एग्रीमेंट था। इसको अप्रैल के महीने में, आने वाले अप्रैल के महीने में खत्म होना है। और ये इस एजम्पशन पर किया गया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इमीडिएटली आईएमएफ के साथ नए प्रोग्राम के अंदर में चली जाएगी, इलेक्शन के बाद में आईएमएफ के प्रोग्राम में चली जाएगी। अब अगर सेकंड क्वार्टरली रिव्यू यानी जो चल रहा है ये सक्सेसफुल रहता है, तो ये 710 मिलियन यूएस डॉलर की सेकंड ट्रांच उनको दिला देगी। उसके बाद में जो जो फर्स्ट इवोल्यूशन शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट का था, ये इनिशिएट हुआ था 2 नवंबर को, है ना? 2 नवंबर को इनिशिएट हुआ था, और 10 नवंबर को, यानी कि अभी करीब आज का भी है, आज है 15, तो ये 10 दिन 5 दिन पहले खत्म हुआ है अभी वो। ये बेसिकली इनिशियल था। सेकंड जो पॉलिसी पर डिस्कशन शुरू है वो अब चल रही है। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो हैं, स्पेशली जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं, क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर, और स्पेशली उनकी फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने इसके लिए क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट टाइम जो है वो प्रोग्राम को लेकर चला पार किया है। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मेजर प्रॉब्लम आईएमएफ का पाकिस्तान में इस समय क्या है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि साहब टैक्स कलेक्शन। उन्होंने कहा है कि इस समय पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 12% है, जबकि आईएमएफ ये चाहता है कि ये कम से कम 15% हो, ताकि इतने रेवेन्यूज आ सकें सरकार के पास में कि तुम, आपकी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो चल पाए। ये वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं, उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। जो दे सकते हैं उनसे लिया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये अपडेट्स थे जो मुझे आपको आज के प्रोग्राम में देने थे। इकोनॉमी के हैं, थोड़े आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से भी हैं कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की दिशा और दशा को तय करेंगे। तो मेरे लिए आवश्यक था कि मैं आपको ये तमाम अपडेट आज के लिए
पकड़ा हूँ। तो ये रही दोस्तों अब की अपडेट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको व्लॉग मिलते रहें और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे मिलते रहें। ये आज का व्लॉग था। आपके थॉट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा इफ पॉसिबल। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं तो इफ पॉसिबल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।